अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। So it is the quantitative study of energy relationships and energy conversions in biological systems. बायो एनर्जेटिक्स में एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी कन्वर्जन्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करती हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट को डायरेक्ट सोर्स के तौर पे मेटाबॉलिज्म के लिए या मेटाबॉलिक एनर्जी के तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जितने भी जानदार हैं वो फूड जैसा कि शुगर्स वगैरह के अंदर जो एनर्जी मौजूद है जिसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो कि क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये केमिकल एनर्जी शुगर के अंदर स्टोर हो जाती है और बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसको फिर प्लांट्स रेस्पायरेशन के ज़रिए इस्तेमाल करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस जब अर्थ पे स्टार्ट हुई थी तो मोलेकुलर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट होना शुरू हो गई थी। फ्री ऑक्सीजन की मौजूदगी ने रेस्पायरेशन की एवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया था। अब रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन क्योंकि इस्तेमाल होती है तो फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट हुई तो मोलेकुलर ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होना शुरू हो गई। जब ऑक्सीजन अवेलेबल हुई तो रेस्पायरेशन का आगाज़ हुआ, क्योंकि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज़ होगी। अब रेस्पायरेशन में बहुत सी एनर्जी रिलीज़ होती है और इसमें जो कुछ एनर्जी है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एटीपी एक केमिकल है जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान एक लिंक के तौर पे एक्ट करता है। कैटाबॉलिज्म आपने पढ़ा हुआ है कि कैटाबॉलिज्म में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और एटीपी या एनर्जी उस दौरान रिलीज़ होती है, जबकि एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एनर्जी यूटिलाइज़ होती है और एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लिविंग सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना होता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसा कि हायर लैंड प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो सिंथेसाइज करते हैं। एनर्जी जो कि इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो स्टोर होती है ये सेलुलर प्रोसेसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जितनी भी लाइफ है वो इस एनर्जी सोर्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। इस तरह से अब बहुत से एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो प्लांट्स जो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर करते हैं अपनी खुराक के अंदर, उसको प्लांट्स खुद भी इस्तेमाल करते हैं अपने सेलुलर प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए और बाकी जो लाइफ है वो भी उस एनर्जी पे डिपेंडेंट है। फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस और रेस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कैप्चर्ड होती है जो कि सनलाइट से आ रही होती है, जबकि रेस्पायरेशन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। अब फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में।
फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखें। इसमें आपको बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मीन कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक है और ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है कार्बन का। कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है तो हम इसको ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन कह सकते हैं। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन पे जो मुश्तमिल होते हैं कंपाउंड्स उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होता है जिसको हम वाटर कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगी होती है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है हाइड्रोजन का। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स में। वो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर है और शुगर की फॉर्म है ग्लूकोज, वो प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस के दौरान लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है और ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे। या प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर इसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस क्लोरोफिल और बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर होता है या उनके थ्रू होता है। तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन in essence carbon dioxide and hydrogen in essence H2O which is water, ये रिड्यूस होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स में। वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें शुगर या ग्लूकोज आ जाती है और इस प्रोसेस के दौरान लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है जो कि क्लोरोफिल और बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसको हम समराइज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स हैं और वाटर के 12 मोल्स हैं। लाइट यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है और ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रही है। साथ में आपको ऑक्सीजन के 6 मोल्स नज़र आ रहे हैं और इस तरह से वाटर के भी 6 मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। नेक्स्ट हम फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपने रिएक्शन देखा है फोटोसिंथेसिस का, इससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट ये रिएक्टेंट्स हैं जबकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट्स हैं। अब वाटर आपको इक्वेशन की दोनों साइड्स पे नज़र आ रहा है क्योंकि वाटर रिएक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट के तौर पे भी रिलीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे कोई नेट शील्ड नहीं है वाटर की, इस वजह से हम इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मेंशन करेंगे और 6 ही मोल्स वाटर के मेंशन करेंगे प्लस लाइट एनर्जी गिव्स अस ग्लूकोज प्लस 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को आप देखें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट ग्लूकोज है तो रेस्पिरेशन में यही रिएक्टेंट होगी। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा रिएक्शन में कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन की रिएक्टेंट होगी। इस तरह से फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये रेस्पिरेशन के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
ब्रेक डाउन किया जाता है। उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लेती है। इस तरह से रेस्पायरेशन जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेगा। इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है ये है कि फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होने वाला अमल है, जबकि रेस्पायरेशन दिन और रात दोनों टाइम्स पे हो सकता है। जब डार्कनेस होती है, मतलब जब तारीकी छा जाती है, तो लीव्स जब रेस्पायर करते हैं और उस दौरान वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं वही रेस्पायरेशन के रिएक्टेंट्स हैं। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है रेस्पायरेशन के दौरान वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो रेस्पायरेशन में कंज्यूम हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूटिलाइज हो जाएगी। डार्कनेस के दौरान लीव्स जब रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। एट डॉन एंड डस्क, डॉन एंड डस्क मीन बहुत सुबह का जो वक्त होता है उसे कहते हैं, और डस्क का मतलब होता है जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है। तो उस दौरान लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तुलुए आफ्ताब के वक्त भी और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त भी, जिसको हम डॉन एंड डस्क कहेंगे, उस दौरान लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पायरेशन का रेट कुछ देर के लिए इक्वल हो जाता है। ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ हो रही है ये बस इतनी ही होती है कि वो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन में रिलीज़ हो रही होती है वो बस इतनी ही मिकदार होती है कि वो फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो जाती है। तो इस टाइम पे कोई नेट गैस एक्सचेंज नहीं होता लीव्स और एटमॉस्फेयर के दौरान। इस पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है, और ये जो इंक्रीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट में वो रेस्पायरेशन से नहीं पूरी हो सकती। तो इस दौरान पौधा क्या करता है कि जो ऑक्सीजन उसने प्रोड्यूस की है फोटोसिंथेसिस में वो भी ज़्यादा होती है। अगर रेस्पायरेशन में वो यूटिलाइज़ हो भी जाए तो आप समझिए कि अगर 100% ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस में तो उसमें से 50% अगर रेस्पायरेशन में यूज़ हो रही है तो बाकी 50% बच जाती है। तो पौधा क्या करता है कि 50% जो बच गई है ऑक्सीजन उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है, जिसको ह्यूमन बीइंग्स और बाकी तमाम जानदार यूज़ कर लेते हैं, और बाकी ह्यूमन बीइंग्स और इसके अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उस दौरान जो रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो इनफ नहीं होती। अगर पौधे को 100% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो रेस्पायरेशन से सिर्फ 50% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। तो पौधा बाकी 50% एनवायरनमेंट से लेता है। तो दिन के वक्त गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। पौधा ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है ताकि बाकी ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज़ कर सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट में ज़्यादा ना हो और पौधा उसको एब्जॉर्ब करके अपनी फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो इस तरह से दिन के वक्त जो है वो गैस एक्सचेंज पौधे के दरमियान और उसके माहौल के दरमियान रहता है। ऑक्सीजन पौधे के अंदर से बाहर निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से पौधे के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम वाटर एंड फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होती है वो वाटर से आती है।
और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसको ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। इस तरह से जानदार ज़िंदा रहते हैं। 1930 में वैन नाइल ने हाइपोथेसिस पेश किया था जिसमें उसने ये कहा था कि प्लांट्स वाटर को सप्लेट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ करते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो जो हाइड्रोजन है वो यूज़ हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में और ऑक्सीजन जो बच जाती है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है जो कि हवा में चली जाती है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होती है वो बेसिकली वाटर से आई होती है। अब आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आई होती बल्कि वाटर से आई होती है। इसके लिए वैन नाइल ने हाइपोथेसिस दिया था। उसके अकॉर्डिंगली जब प्लांट्स वाटर को सप्लेट करते हैं तो वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने में और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। नाइल्स का हाइपोथेसिस बेस कर रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन बैक्टीरिया के ऊपर थी और इसमें उसने ये देखा था कि बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ऑक्सीजन को वो रिलीज़ नहीं करता। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरिया पे था। नाइल्स का जो हाइपोथेसिस है जिसमें सोर्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसको बाद में साइंटिस्ट ने 1940s में जाके कंफर्म किया था इस तरह से कि उन्होंने आइसोटोपिक ट्रेसर लिया था ऑक्सीजन का जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 18। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें हैवी ऑक्सीजन का आइसोटोप उन्होंने यूज़ किया था O18। इस तरह से उन्होंने इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और वाटर को भी, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया था। एक ग्रुप में उन्होंने ग्रीन प्लांट्स रखे थे और उनको उन्होंने वाटर जो प्रोवाइड किया था उसमें ऑक्सीजन 18 था और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कॉमन ऑक्सीजन थी विच इज़ O16। अब जो सेकंड ग्रुप में उन्होंने प्लांट्स रखे थे उनको उन्होंने वाटर प्रोवाइड किया था जिसमें कॉमन ऑक्सीजन O16 थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने यूज़ की थी कॉन्टेनिंग O18। अब उन्होंने देखा था कि फर्स्ट ग्रुप के प्लांट्स ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है वो O18 है, जबकि सेकंड ग्रुप के प्लांट्स ने O18 वाली ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं की थी। अब आप ये रिएक्शन देखें, ग्रुप 1 के जो प्लांट्स हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए हैं, साथ में वाटर प्रोड्यूस किया है और जो ऑक्सीजन है ये O18 है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर यूज़ हुआ है उसमें ऑक्सीजन 18 वाला उन्होंने यूज़ किया था। अब ग्रुप 2 जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में उन्होंने O18 यूज़ किया है और वाटर के अंदर उन्होंने कॉमन जो ऑक्सीजन है O16 वो यूज़ की है। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन जो है ये वाटर वाली ऑक्सीजन है O16 वाली, और बाकी जो ऑक्सीजन जा रही है कार्बोहाइड्रेट्स में या वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। तो यहाँ पे ये बात वाज़िया हो गई कि जो ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जिसको पौधा बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस करता है और कुछ रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है और बाकी की डे टाइम में वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है, जिसको बाकी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज़ करते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑक्सीजन बेसिकली वाटर से आ रही है।
तो इन एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो वाटर से प्रोड्यूस होगी। तो वाटर फोटोसिंथेसिस में एक रॉ मटेरियल है, अदर रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन वाटर के स्प्लिट होने से प्रोड्यूस होती है, वो हाइड्रोजन NADP को रिड्यूस कर देती है NADPH2 में। NADP इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूसिंग पावर है जो कि ATP के साथ ATP जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ये आगे से इस्तेमाल होगी कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में रिड्यूस करने के लिए, और ये प्रोसेस डार्क रिएक्शंस में होगा। तो आपको जो फोटोसिंथेसिस एक सिंपल सा प्रोसेस नज़र आता है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके दो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और ATP प्रोड्यूस होते हैं, और ये फिर आगे से डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में रिड्यूस करने के लिए।